हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मंत्रा। आज के वीडियो में कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था 5 कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जिसमें हमारा जो 5th कंपोनेंट था, जिसमें हम लोग पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होता है, और हमने एक देखा था पैम्प मॉलिक्यूल। 2 टर्म हम लोगों ने कल देखा था। पैम्प मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? पैथोजन पे, ठीक है। और जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इम्यून सेल्स पे। ये हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि इसी का डिटेल कि किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग पैथोजन के रूप में पैथोजन में हम लोग ले सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इम्यून सेल्स हमारे हो गए मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये जो पैथोजेंस हैं, डिफरेंट पैथोजेंस हैं, और डिफरेंट पैथोजेंस हैं तो डिफरेंट पैथोजेंस के पास डिफरेंट पैम्प मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। PAMP यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। डिफरेंट पैथोजेंस हैव डिफरेंट पैम्प मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे देखें वो पैम्प मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है जो कि वायरस के अंदर होता है, वायरस में प्रेजेंट होता है। फिर आपके बैक्टीरियल जीनोम में अनमिथाइलेटेड CpG सीक्वेंस देखने को मिलता है। फिर बैक्टीरिया के अंदर आपके फ्लैजेलिन प्रोटीन्स होते हैं, पिरिन प्रोटीन्स हो गए, लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फिर लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, प्रेजेंट होता है। तो ये आपके हो गए पैम्प जो प्रेजेंट होता है पैथोजेंस के ऊपर। जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम्स होते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि वो केवल पैम्प मॉलिक्यूल्स को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ उसके ही पैम्प मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये जो है वो DAMP को भी रिकॉग्नाइज कर पाता है। DAMP क्या है? तो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है। कोई भी सेल जो डाई कर गया है या फिर वो डैमेज हो गया है तो उन सेल्स को भी डिस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पे डैम्प मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है इनके ऊपर। इसको भी इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। अब आगे देखते हैं मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। ये सब क्या हैं? ये सब इम्यून सेल्स हैं। कौन से? तो इनेट इम्यून सेल्स हैं। इनके पास PRR प्रेजेंट होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये जो इनके पास पैम्प मॉलिक्यूल है, इनके रिसेप्टर्स इनेट इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉल लाइक रिसेप्टर, RLR, NLR, ALRS एंड CLR। तो जो इनमें से जो सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, वो था आपका टॉल लाइक रिसेप्टर्स। टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो है वो डॉर्सोवेंट्रल रिकॉग्निशन के लिए प्रेजेंट होता है, ड्रोसोफिला मेलंगास्टर के एम्ब्रायो में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? डॉर्सोवेंट्रल की पोलैरिटी को एस्टैब्लिश करता है। जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स है उसमें वो क्या है, ये मैंने कल भी बताया था कि जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स है। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनके पास N टर्मिनल डोमेन और C टर्मिनल डोमेन होगा ही। तो जो N टर्मिनल डोमेन होता है, कल मैंने बताया था कि जो N टर्मिनल डोमेन होता है वो लिगैंड से बाइंड करता है। लिगैंड मीन्स पैम्प या फिर DAMP से बाइंड करता है। और जो C टर्मिनल जो होता है हमारा डोमेन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि जो N टर्मिनल डोमेन होता है तो वो टॉल लाइक रिसेप्टर्स के N टर्मिनल डोमेन में LRR प्रेजेंट होता है। आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसा होता है? ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आपका हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ऐसे करके आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया N टर्मिनल और ये हो गया आपका C टर्मिनल। तो जो N टर्मिनल डोमेन होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? LRR प्रेजेंट होता है, जो होता है ल्यूसिन रिच रिपीट।
ठीक है। और एक होता है सी टर्मिनल डोमेन। सो सी टर्मिनल डोमेन में होता है आपका, ये आपका टॉल1 या फिर इंटरल्यूकिन 1 या फिर TIR, ये आपका प्रेजेंट होता है सी टर्मिनल डोमेन में प्रेजेंट होता है। सी टर्मिनल डोमेन क्या करवाता है, तो वो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे जो भी साइटोकाइंस ये सब सिक्रीशन होना है, तो आगे का जो प्रोसेस होगा कि किस तरीके से सेल्स को डैमेज सेल्स को किस तरीके से डिस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग के लिए सी टर्मिनल डोमेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एन टर्मिनल डोमेन में जा करके ल्यूसिन रिच रिपीट से जो है वो पैम्प मॉलिक्यूल या डैम मॉलिक्यूल जो भी है वो बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद, कल भी मैंने ये बताया था कि बाइंड करने के बाद यहाँ 2 अडेप्टर प्रोटीन्स आते हैं, एक होता है MID88 एंड एक होता है TRIF। ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये दोनों अडेप्टर प्रोटीन्स हैं। अगर ये जो पाथवे है MYD88 के थ्रू चलता है तो उससे साइटोकाइंस जो है वो सिक्रीट होता है, और जो TRIF के थ्रू चलेगा तो वहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो उसके मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो खुद एक फाइगोसाइटिक सेल्स है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर किस तरीके से इम्यून सेल्स और आपके पैथोजन के बीच में इंटरैक्शन के लिए, मेनली हम लोगों को इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल याद रखना है। पहला आपका है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, और पैम्प मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन जो होता है वही दोनों के बीच के सिग्नलिंग को कंटिन्यू करता है आगे चल करके डैमेज सेल या फिर जो डैमेज टिश्यू है उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको किल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कब काउज होता है, जब आपका साइटोकाइन सिक्रीट हो जाएगा, जब दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है, मैक्रोफाज और बैक्टीरिया, ये दोनों के बीच जब इंटरैक्शन हो रहा है, तो मैक्रोफाज के पास टॉल लाइक रिसेप्टर्स है एंड बैक्टीरिया के पास पैम्प मॉलिक्यूल है। ये दोनों का जब इंटरैक्शन होता है तो या तो फिर फैगोसाइटोसिस हो जाएगा या फिर उस बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन इस इम्यून सेल्स का एक और फंक्शंस होता है कि वो अपने इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करे। इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई क्यों करेगा, ताकि जो कि बैक्टीरिया का जो आपका डिग्रेडेशन करना है, उसका जो फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा क्या हो, फास्ट हो सके। इसीलिए मैक्रोफाज अपने इम्यून रिस्पॉन्स को ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। क्या करता है एम्पलीफाई करने के लिए, तो मैक्रोफाज जो है वो साइटोकाइंस को सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस ये कोई हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन जो होता है वो एक प्लांट हार्मोन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। साइटोकाइनिन ये एक प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है। लेकिन जो साइटोकाइंस है उसको सिक्रीट कौन कर रहा है, मैक्रोफाज सिक्रीट करता है या तो फिर न्यूट्रोफिल सिक्रीट करता है। मेनली जो इन्फ्लामेशन के लिए जो सेल्स का जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मैक्रोफाज होता है या तो फिर न्यूट्रोफिल्स होता है। इसीलिए इन दोनों सेल्स को हम लोग इन्फ्लामेटरी सेल्स भी कहते हैं। ये अपने इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करने के लिए साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं। साइटोकाइंस फिर क्या करता है, साइटोकाइंस फर्दर जो है वो रिक्रूट करता है ल्यूकोसाइट को और प्लाज्मा प्रोटीन को। ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो साइटोकाइंस क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन को ब्लड से ले जा करके इसको टिश्यूज़ तक, जो इन्फेक्टेड टिश्यू हैं उस इन्फेक्टेड टिश्यू तक इसको पहुंचाते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, पैथोजन का डिस्ट्रॉय कर सके। इन्फ्लामेशन क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, इससे क्या आपको हो रहा है, ये जो आपका ल्यूकोसाइट प्लाज्मा प्रोटीन ये सारे जो एक जगह पे इन्फेक्टेड टिश्यू के पास जब जमा हो जाते हैं, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो इन्फ्लामेशन काउज करते हैं। क्या काउज करते हैं, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन से क्या देखने को मिलता है, तो इन्फ्लामेशन जो वर्ड है वो कैलर, यूबर, डॉलर, ट्यूमर, वो सब लैटिन वर्ड से लिया गया है, ट्यूमर। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें इसका मीनिंग क्या निकलता है, हीट, रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग। तो जहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा वहाँ आप क्या देखोगे कि वहाँ थोड़ा हीट जनरेट होता है, वहाँ थोड़ा रेडनेस होगा, पेन देखने को मिलेगा, वो जगह थोड़ा सा सूजा सूजा सा में दिखेगा। तो जो रेडनेस होता है उसी को इरिथेमा कहते हैं और जो स्वेलिंग होता है उसी को
इडीमा कहते हैं। इरिथ्रेमा जो होता है वो क्या काउज करता है, तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो उसके जो डायमीटर्स होते हैं उसके डायमीटर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर जाता है। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा मतलब वहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो ज़्यादा नंबर्स में इन्फेक्टेड एरिया तक पहुंचना स्टार्ट करेंगे। और जब वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ पे हीट काउज करेगा और फिर वहाँ पे रेडनेस काउज करेगा। जो आपका ल्यूकोसाइट का जो जैसे हीट, रेडनेस ये सब इन्फेक्टेड एरिया में होगा, वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, ल्यूकोसाइट और जो है या फिर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो पहुँचना स्टार्ट कर देते हैं। रही बात कि ल्यूकोसाइट का मूवमेंट कैसे होता है, तो ल्यूकोसाइट को यहाँ पे मूवमेंट कराने के लिए कुछ एहेजन मॉलिक्यूल्स और केमोकाइंस होते हैं। एहेजन मॉलिक्यूल्स और केमोकाइंस क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। क्या करने में, तो ल्यूकोसाइट के मूवमेंट में, कि वो ब्लड से कहाँ तक पहुँच सके, इन्फेक्टेड टिश्यू तक पहुँच सके। तो केमोकाइंस जो है वो एक केमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन है जो स्टिमुलेट कर रहा है ल्यूकोसाइट के मूवमेंट को। एहेजन मॉलिक्यूल कैसे काम करता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, इसने सिक्रीट किया क्या, इसने सिक्रीट किया साइटोकाइंस, साइटोकाइन सिक्रीट किया। और यहाँ पे एक सेल है, इस साइटोकाइंस के क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो बस ये जो साइटोकाइंस होते हैं वो अपने जा कर के रिस्पेक्टिव जो आप उसका रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर से जा कर के वो बाइंड करेगा। तो वो आपका एहेजन मॉलिक्यूल जो होता है इस तरीके से, मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। और दूसरा आपका है केमोकाइंस जो इसके मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है। आगे जो है साइटोकाइंस को और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये अभी बस एक बेसिक ओवरव्यू था कि साइटोकाइन कैसे इन्फ्लामेशन काउज कर रहा है। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के बारे में हमने देखा अभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइन जो होता है कौन सिक्रीट करता है, अभी हम लोग देखें इम्यून सिस्टम्स के सेल जैसे मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, ये सब, ठीक है। ये क्या करता है, सेलुलर कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली जब हम लोग पैथोजन और इम्यून सेल्स के बीच का जो इंटरेक्शन था वो क्या है, कम्युनिकेशन। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में इसका रोल होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, ऑटोक्राइन, पाराक्राइन एंड इंडोक्राइन। ऑटोक्राइन, पाराक्राइन एंड इंडोक्राइन। ऑटोक्राइन जो होता है वो सेम सेल्स पे होता है सिग्नलिंग। जैसे ये सेल है, इसने क्या किया, साइटोकाइन सिक्रीट किया और वापस से अपने ही रिसेप्टर से जाके बाइंड किया, ये हो गया ऑटोक्राइन। एक आपका है पाराक्राइन। पाराक्राइन में क्या होता है कि एक सेल है और ये कहीं आसपास कुछ सेल्स हैं, उन सब पे ये साइटोकाइन सिक्रीट किया और इसके रिसेप्टर जो हैं वो जो भी सराउंडिंग में जो भी सेल्स है उसके पास इस साइटोकाइंस के रिसेप्टर्स होंगे और ये सबसे बाइंड करेगा। तो ये हो गया पाराक्राइन। एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि अगर एक सेल का जो इसने सिक्रीट किया साइटोकाइन और उसको बाय ब्लड से होते हुए, ठीक है, ये जा कर के किस डिस्टेंटली लोकेटेड जो टारगेट सेल्स होते हैं दूर से, ठीक है, डिस्टेंटली लोकेटेड जो टारगेट सेल्स होते हैं वहाँ जा कर के अगर उस तरीके से कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, सेलुलर कम्युनिकेशन, तो उसको कहेंगे एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। ये जो साइटोकाइंस होता है इसमें अगर इसको लो कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर ये प्रेजेंट है तो भी ये अपना जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है बहुत अच्छे से एलिसिट करता है। फिर ये ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ इम्यून सिस्टम्स के सेल ही साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं, नहीं, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये भी साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए। जो साइटोकाइंस होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं कि वो उसका ओरिजिन क्या है, फिर वो किस तरीके का एक्टिविटी को दिखा रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन एंड एक्टिविटी साइटोकाइंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन एंड देयर एक्टिविटी। ओरिजिन के बेस्ड पे अगर देखें तो लिम्फोकाइंस साइटोकाइंस ही है। लिम्फोकाइंस क्या है, साइटोकाइन ही है, लेकिन ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस्ड हुआ है। फिर ये आपका हो गया मोनोकाइंस।
तो मोनोकाइंस है, ये भी एक साइटोकाइंस है। कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुआ है? तो मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफाज से। मोनोसाइट्स जो होते हैं जब ये ब्लड में प्रेजेंट होता है तो मोनोसाइट्स को मोनोसाइट कहते हैं, लेकिन जब ये टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है तो उसी को हम लोग मैक्रोफाज कहते हैं। फिर इनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो साइटोकाइंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे केमोकाइंस। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे कि जो केमोकाइंस होते हैं वो स्टिमुलेट करता है ल्यूकोसाइट्स के माइग्रेशन में। फिर इंटरल्यूकिन्स हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, ये सब डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस। ठीक है, इसका ब्रॉड ग्रुप अगर हम देखें साइटोकाइंस के ब्रॉड ग्रुप, तो पहला है इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स जो होता है वो कौन सिक्रीट करता है? ल्यूकोसाइट सिक्रीट करता है। और ये क्या करता है? सिक्रीट होने के बाद ये इसके नाम में ही छिपा हुआ इंटर मतलब क्या? दो डिफरेंट। ठीक है, इंट्रा मतलब विद इन और इंट्रा मतलब विद इन हम लोग बात नहीं, बिटवीन बात होता है, इन बिटवीन। इंटर मतलब इन बिटवीन एंड इंट्रा मतलब विद इन। तो जो ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो इस इंटरल्यूकिन को सिक्रीट करते हैं और इसका एक्शन जो होता है वो अदर दैन ल्यूकोसाइट्स पे होता है। ल्यूकोसाइट सिक्रीट जरूर करेंगे लेकिन इसका जो रिसेप्टर्स होगा वो ल्यूकोसाइट्स पे प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ल्यूकोसाइट ने सिक्रीट किया साइटोकाइंस और इसके रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट है मैक्रोफाज पे, तो ये हो गया इंटरल्यूकिन्स। फिर आपका है केमोकाइंस। अभी हमने देखा कि ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट करता है माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट को, ल्यूकोसाइट थ्रू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जिधर जिसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जिधर रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होता है। थर्ड है आपका इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है ये फर्स्ट साइटोकाइन है जिसको जैसे हमने पढ़ा था PRR। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, तो वो भी अलग अलग था। ठीक है, वो भी अलग अलग था। क्या क्या था? टॉल लाइक रिसेप्टर था, RLR था, ये सब हमने अलग अलग देखा था, जिसमें TLR जो था वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड था। उसी तरीके से साइटोकाइन में जो इंटरफेरॉन है वो पहला ऐसा साइटोकाइन है जिसको डिस्कवर्ड किया गया था। ये 3 तरीके का होता है, टाइप 1 इंटरफेरॉन, टाइप 2 इंटरफेरॉन एंड टाइप 3 इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को IFN भी लिखते हैं। ये क्या करता है? तो एंटीवायरल डिफेंस में इसका रोल है। जब भी किसी तरीके का वायरस जैसे पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो उस समय इंटरफेरॉन जो होता है वो सिक्रीट होता है। फोर्थ है हमारा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेल के सर्वाइवल के सिग्नलिंग के लिए, या फिर सेल के डेथ के लिए, या फिर सेल का डिफ्रेंशिएशन कराना हो तो उसके लिए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का सिक्रीशन होता है। फिर आपका हो गया हेमाटोपोइंस। हेमाटोपोइटिन्स क्या करता है? तो हेमाटोपोइटिन्स जो है वो बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स को हेमाटोपोइटिन्स क्या कर रहा है? इंटरल्यूकिन्स को स्टिमुलेट कर रहा है। कैसे? कौन कौन से? तो इंटरल्यूकिन 1, 3, 4, 5, 6 एंड 11 एंड 12 इसको ये सिक्रीट करता है। और यही जो इंटरल्यूकिन्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब रोल ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का क्या रोल है? तो साइटोकाइंस जो है जब किसी टारगेट सेल पे एक्ट करता है तो वो टारगेट सेल का अपोप्टोसिस करवा सकता है, केमोटैक्सिस करवा सकता है, फिर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करवा सकता है, प्रोलिफरेशन करवा सकता है, डिफरेंशिएशन करवा सकता है और इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन। अपोप्टोसिस का मतलब हो गया सेल प्रोग्राम डेथ। ठीक है, मतलब प्रोग्राम करके सेल का क्या करवाना? डेथ करवा देना। केमोटैक्सिस जैसे हम लोगों ने देखा केमोकाइंस के बारे में, तो केमोटैक्सिस क्या करता है? तो माइग्रेशन में हेल्प करता है, जिसका जिधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे मूवमेंट करवाता है। फिर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करवाता है, प्रोलिफरेशन जिसमें सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करना। फिर नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज़ कर गए हैं तो उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना कि कौन कौन सा सेल बनेगा। ठीक है, T सेल्स बनेगा, B सेल्स बनेगा, ऐसे बहुत सारी, ये आपको अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में देखने को मिलेगा।
फिर है आपका, या फिर अगर प्रोलिफरेशन हो गया है तो अब उसको क्या करना है, देख रहे हैं कि नहीं, अब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं, तो अब प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट करता है। कौन? साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का रोल ना केवल इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में है, बल्कि इसका रोल अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में भी देखने को मिलता है। जैसे आपका हो गया साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होता है वो भी साइटोकाइंस को सिक्रीट करता है, जो कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक कंपोनेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे कि साइटोकाइन का इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में क्या रोल है। तो ये तो हम लोग शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में साइटोकाइन जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है, साथ ही साथ केमोटैक्सिस प्रोसेस को भी देखने को मिला, ठीक है। साइटोकाइन जो होता है, मेनली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नेट जेआरएफ में या कहीं भी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से साइटोकाइंस जो हैं वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है। तो वो मेनली होता है इंटरल्यूकिन 1, 6, 12, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा। जो 1, 6 एंड 12 इंटरल्यूकिन्स हैं, इनका मेन काम होता है मैक्रोफाज और एनके सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करना। और जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ये मेनली इन्फ्लामेशन काउज करता है। और फिर इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा, ये सब कौन है? ये वो साइटोकाइंस हैं जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है। इसके बारे में अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में इसका क्या रोल है, जब हम लोग अडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे उस वक्त इसके बारे में देखेंगे। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हमने बेसिक्स पढ़ लिया, फिर उसके कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी पढ़ लिया, फिर इनेट इम्यूनिटी के बाद हमें क्या क्या इम्यून रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलता है, फिर साइटोकाइंस क्या रोल है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में। हमने ये सारा, मतलब आज जो है वो आपका इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।